हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में। और बच्चों 9x चैंपियन बैच जो आपका चल रहा है उसी की सीरीज में क्लास 10th में हमने लाइट चैप्टर शुरू किया था। लाइट चैप्टर में हमने कुछ फंडामेंटल्स और बेसिक सीख लिए थे बच्चों। आज उसको आगे हम ले जा रहे हैं। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम लोगों ने बेसिक टर्म सीख लिए थे कि रे क्या होती है, बीम क्या होती है ना, और ये सारी चीजें हमने सीखा था। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट थे वो भी हमने काफ़ी सारे देख लिए थे। आज हम शुरू कर रहे हैं भाई हमारा जो टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। रिफ्लेक्शन हम किसको कहते हैं और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बेसिस पे थोड़े से क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है भाई, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात यही आती है कि भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जैसा बच्चों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ये तो अभी डेफिनेशन आप यहाँ पे रीड कर सकते हो, फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। व्हेन अ रे ऑफ लाइट अप्रोचेस अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस एंड द लाइट रे बाउंसेस बैक, इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना, तो इन सब बातों का मतलब क्या है, इन सब बातों का मतलब समझें पहले हम जरा। तो यहाँ पे सबसे पहले भाई हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक होगी स्मूथ सरफेस। हमारे पास एक स्मूथ सरफेस है, तो स्मूथ सरफेस को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, है ना। पहले तो हम ये सीखेंगे, ठीक है ना। तो जब भी बोला जाए कि प्लेन मिरर बनाओ या फिर बोला जाए कि आप एक स्मूथ सरफेस को रिप्रेजेंट करिए, तो स्मूथ सरफेस को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा बच्चों, आप एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन में आप यहाँ पे ऐसे डैश 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 कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों एक प्लेन मिरर का रिप्रेजेंटेशन या फिर एक स्मूथ सरफेस का रिप्रेजेंटेशन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम ये मानेंगे कि यहाँ पे कुछ लाइट एनर्जी इंसिडेंट होगी, है ना। फिलहाल मैं भी इसको लाइट एनर्जी बोल रहा हूँ, एकदम जनरलाइज्ड वे में पहले हम समझेंगे। तो लाइट एनर्जी यहाँ पे इस एक सरफेस पे जिसको हम स्मूथ सरफेस बोल रहे हैं, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुई। इंसिडेंट होने के बाद मतलब स्ट्राइक हुआ, है ना, लाइट यहाँ पे टकराई। टकराने के बाद लाइट वापस सेम मीडियम में चली गई, ठीक है ना। तो लाइट का सेम मीडियम में चले जाना एक सर्टेन रूल को फॉलो करते हुए, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट ने क्या रूल फॉलो किया, लाइट हम देखेंगे यहाँ पे क्या रूल फॉलो किया लाइट ने, कि लाइट यहाँ पे सेम मीडियम में गई, थोड़ा सिमेट्रिकली गई। मतलब यहाँ पे अगर हम एक डॉट 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 करके लाइन बना दें तो हमें दिखाई देगा कि भाई ये दोनों एंगल्स भी बराबर हैं। आगे चल के हम इनको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोलेंगे, ठीक है ना। ओवरऑल बच्चों हो क्या रहा है यहाँ पे, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, ये जो वर्ड है रिफ्लेक्शन, जैसे ही आप बोलते हो कि भाई कोई चीज़ रिफ्लेक्ट बैक हो गई, है ना, तो रिफ्लेक्ट के साथ बैक भी लगाते हैं। मतलब कोई भी एनर्जी ऐसे टकराएगी किसी चीज़ से और पलट के वापस आएगी, ठीक है ना। तो किसी भी एनर्जी का किसी सरफेस पे जाके टकराना और टकरा के वापस पलट के आना सेम मीडियम में, है ना। जिस मीडियम में लाइट पहले थी उसी मीडियम में लाइट बाद में भी रही, ठीक है ना। टकराने के बाद क्या हुआ, बाउंसिंग बैक हुई है, ठीक है ना। लेकिन वो बाउंसिंग बैक कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए हुई है। तो जब उन रूल्स को न्यूटन ने बनाया भाई, तो उनको क्या बोल दिया गया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो अब बच्चों आपको डेफिनेशन ये समझ में आएगी। यहाँ पे जो लिखा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फेनोमेना of bouncing back of light in the same medium on striking the surface of any object। तो भाई चाहे स्मूथ सरफेस से टकराए, चाहे लाइट रफ सरफेस से टकराए, लाइट यहाँ पे क्या होगा भाई, लाइट किसी सरफेस पे टकराएगी और बाउंस बैक हो जाएगी सेम मीडियम में कुछ सर्टेन रूल्स को फॉलो करते हुए, ठीक है। सो व्हेन लाइट अप्रोचेज अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस एंड द लाइट रे बाउंसेस बैक, इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो लेकिन अब यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन वर्ड है, वो रिफ्लेक्शन वर्ड अपने आप में कुछ भाई सेंस रखता है। कब आप बोलोगे कि लाइट रिफ्लेक्ट हुई है ना, रिफ्लेक्ट होने के अपने कुछ बच्चों मायने हैं। तो यहाँ पे हम समझेंगे भाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। अब यहाँ पे उसके पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ पहले टर्मिनोलॉजी डेवलप कर लेते हैं, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो यहाँ पे सरफेस है, इस सरफेस को हमने क्या बोल दिया, स्मूथ सरफेस। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया मिरर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मिरर दिखाई दे रहा है। देन यहाँ पे हमने एक लाइट रे को इंसिडेंट होता हुआ माना है, ठीक है ना। एक लाइट रे क्या होता है हम लोग डिस्कस कर चुके। तो रे यहाँ पे इंसिडेंट हुआ और जिस पॉइंट पे रे इंसिडेंट हुआ उसे हम यहाँ पे ओ नाम दे देते हैं, जिसका मतलब होता है बच्चों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिसका मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ
इंसिडेंस, तो पॉइंट ओ पे हमको मिला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब यहाँ पे अगली चीज़, जैसे ही लाइट इंसिडेंट होगी हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, है ना। तो एक छोटी सी बात यहाँ पे बच्चों मैं आपको समझाऊँ, नॉर्मल का मतलब क्या होता है। आप यहाँ पे सामने से देख रहे हैं भाई, तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। ये दोनों लाइन आपस में क्या है बच्चों, आपस में 90 डिग्री बना रही हैं। तो ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, या लाइन सेगमेंट बोल लीजिए फिलहाल। इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है, ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे पास एक प्लेन है, मेरे पास यहाँ पे एक प्लेन है, ठीक है ना। अब प्लेन के ऊपर मैंने एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ करी है कि वो उस प्लेन पे ही परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या था, लाइन एक लाइन के साथ परपेंडिकुलर थी, लेकिन यहाँ पे ये जो लाइन है ये पूरे प्लेन पे ही परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये जो लाइन है ये इस प्लेन के साथ क्या है, नॉर्मल है, ठीक है ना। सो दिस लाइन इज नॉर्मल टू द प्लेन। आई बात समझ में, परपेंडिकुलर और नॉर्मल इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये जो लाइन है ये पूरे प्लेन के ही साथ परपेंडिकुलर है। मतलब अगर आप यहाँ पे कुछ ऐसा डॉट 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 ऐसे लाइन इमेजिन करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे कैसे डॉट 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 लाइन इमेजिन करेंगे आपको दिखेगा यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो ये जो लाइन है, अगर जैसे पेन को मैं अपने हथेली पे यहाँ पे पाम पे ऐसा रख लूँ तो भाई हर जगह से वो 90 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने पेन को अपने पाम की सरफेस पे नॉर्मली प्लेस किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये हम यहाँ पे एक नॉर्मल इमेजिन करेंगे, ठीक है। तो जब भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात होगी हमारे पास एक सरफेस होगी जिसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वहाँ पे एक इंसिडेंट रे होगी, ठीक है ना। जिस रे को हमने इंसिडेंस किया है उसका नाम क्या दे देंगे बच्चों, हम इंसिडेंट रे, उसका नाम देंगे हम इंसिडेंट रे, ठीक है। और जिस पॉइंट पे लाइट ने स्ट्राइक किया उस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, उस पॉइंट का नाम हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हो जाएगा हमारे पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम क्या बनाएंगे भाई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमें बनाना पड़ेगा बच्चों नॉर्मल, ठीक है ना। स्टेप वाइज आप देखते जाओ। सबसे पहले आप एक सरफेस बनाई, आपने सरफेस पे आपने लाइट को इंसिडेंट किया, जिस पॉइंट पे लाइट आके स्ट्राइक हुई उसको हमने बोला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमने क्या बनाया बच्चों, नॉर्मल बनाया, ठीक है ना। तो सामने से तो आपको ये लाइन दिख रही है लेकिन इट्स अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इट्स अ हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये, ठीक है ना। मिरर का प्लेन सरफेस है, सामने से आपको लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है ना, बट इट इज अ पार्ट ऑफ अ प्लेन। अगली स्टेप क्या होगी बच्चों, अगली स्टेप होगी यहाँ पे जो हमारे पास नॉर्मल है, अब नॉर्मल से इंसिडेंट रे तक यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है इसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे टर्म्स को ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला, नॉर्मल से इंसिडेंट रे तक बनने वाला एंगल, ये हो जाएगा हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अगली स्टेप क्या कहती है, अगली स्टेप कहती है कि भाई अब लाइट क्या करेगी, अपने मीडियम में वापस जाएगी, बाउंस बैक होगी, लेकिन नॉर्मल से एग्जैक्टली उतना ही एंगल बनाते हुए जितना कि उसने इंसिडेंट रे के साथ बनाया हुआ था। तो यहाँ पे लाइट रे सेम प्लेन में चली गई, बाउंस बैक होके, और कितना एंगल बना के, जितना कि उसने इंसिडेंट रे के साथ बनाया था। तो यहाँ पे ये जो एंगल मिलेगा आर, दिस इज आर, ये क्या है हमारा, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो ये हमें मिली रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे मिली बच्चों, ये हमको मिली रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे पहले थोड़े से टर्म्स आप लोग अपने क्लियर कर लीजिए। तो यहाँ पे जो एंगल आई है, एंगल आई कौन होगा बच्चों, दैट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आर का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे इसका मतलब है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर मैं बात करूं स्मॉल ओ, ये ओ क्या है भाई, ओ यहाँ पे है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। यहाँ पे कैपिटल एन का क्या मतलब होगा, कैपिटल एन का मतलब होगा बच्चों नॉर्मल, कैपिटल एन का मतलब क्या है यहाँ पे, नॉर्मल। और कई बार शॉर्ट फॉर्म में आप लिखोगे आई आर आर आर, तो यहाँ पे आई आर का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, आई आर का मतलब हो जाएगा यहाँ पे इंसिडेंट रे, और आर आर का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, रिफ्लेक्टेड रे, आर आर का मतलब हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे।
तो ये टर्म्स आपको आनी चाहिए। ध्यान से एक बार बोर्ड पे देखेंगे कि रिफ्लेक्शन किस तरीके से हुआ और हम लोगों ने यहाँ पे किन टर्म्स का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, देख लो भाई एक बार ध्यान से, है ना, क्लियर है। तो अब यहाँ पे ये जो हमने कुछ टर्म्स लिखी हुई थी, फिर से इनकी बात करें। द रे विच फॉल्स ऑन द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ठीक है, द रे दैट बाउंसेस बैक इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। अब क्लियर होता जाएगा आपको। इफ वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इट इज कॉल्ड अ नॉर्मल। इन रिफ्लेक्शन पाथ ऑफ लाइट रे चेंजेस विदाउट एनी चेंज इन मीडियम। तो भाई लाइट का पाथ तो चेंज हुआ लेकिन लाइट का मीडियम चेंज नहीं हुआ। लाइट सेम मीडियम में क्या हुई है, बाउंस बैक हुई है। अब आप ये डायग्राम देखिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी हमें पता होनी चाहिए रिफ्लेक्शन के रिगार्डिंग, और ये डायग्राम कैसे बनाया गया हमको ये पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये भी आपको क्लियर है, आई होप। आगे बढ़ते हैं। तो इन्हीं के बेसिस पे फिर क्या बनाया गया बच्चों, लॉ बनाया गया कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, मतलब जब भी लाइट को हमने किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक करके देखा तो हमें हमेशा क्या मिला, हमें ये रूल हमेशा फॉलो होता हुआ दिखाई दिया कि नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने जितना एंगल बनाया है, रिफ्लेक्टेड रे भी उतना ही एंगल बना के बाउंस बैक हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि ये हमेशा ही फॉलो हो रहा है, हर एंगल के लिए फॉलो हो रहा है, तो बच्चों इसे क्या बना दिया गया, इसे बना दिया गया लॉ। ठीक है ना, तो ये हमारे पास यहाँ पे दो आपको स्टेटमेंट मिल रहे हैं जिन्हें हम क्या बोलेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो भाई इसको याद भी कर लीजिए साथ साथ। द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। ठीक है ना, मतलब आई और आर हमेशा क्या रहेंगे बच्चों, आई और आर हमेशा बराबर रहेंगे। ये दोनों एंगल क्या होंगे, ऑलवेज इक्वल। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है थोड़ा। अब यहाँ पे आप इस डायग्राम में वापस आइए ज़रा। यहाँ पे आपको प्लेन इमेजिन क्योंकि हो रहा होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको थोड़ा सा इरेज कर लें ज़रा। हाँ भाई, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मिरर एक प्लेन सरफेस है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं बोलूँ, सेकेंड स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊँ तो वो स्ट्रेट लाइन ऐसी बन रही है, जो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे सिर्फ एक लाइन बनाते तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसी बन रही है। ठीक है ना, इस लाइन के ऊपर बना है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये रहा हमारे पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे जैसे ही लाइट रे इंसिडेंट हुई थी, आपने क्या किया था, आपने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल बना लिया था। ठीक है ना, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल जो होते हैं भाई, उनसे प्लेन डिसाइड हो जाता है। ठीक है ना, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल ने मिलके जो प्लेन बनाया, वो प्लेन अब आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल ने मिलके जो प्लेन बनाया, रिफ्लेक्टेड रे उस प्लेन में रहने के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। रिफ्लेक्टेड रे अब अपना प्लेन चेंज नहीं कर सकती। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे को अब यहाँ पे इस प्लेन में ही रहना पड़ेगा। कौन से प्लेन में रहना पड़ेगा, द प्लेन मेड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। ठीक है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला जो प्लेन होगा, उस प्लेन में ही रिफ्लेक्टेड लाइट को रहना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये इस प्लेन में रहने के लिए बाउंडेड है ना, रिस्ट्रिक्टेड है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि इंसिडेंट रे ऐसे आई और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे सामने निकल गई। ठीक है ना, अब रिफ्लेक्टेड रे अपना प्लेन चेंज नहीं कर सकती। आई बात समझ। प्लेन डिसाइड कैसे होता है, एक बार फिर से सुन लो। इंसिडेंट रे जब आप बनाते हो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल बनाते हो, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो बनने वाला प्लेन है, वो प्लेन डिसाइड हो गया भाई। अब उस प्लेन में ही रिफ्लेक्टेड रे को रहना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये इसका मतलब है सेकंड स्टेटमेंट का। तो अब आपको आई होप दोनों स्टेटमेंट क्लियर होंगे। तो पहला स्टेटमेंट था कि भाई एंगल आई और एंगल आर हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, हमेशा इक्वल रहेंगे। और सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है ना, रिफ्लेक्टेड रे अपना प्लेन चेंज नहीं कर सकती। तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है ये डायग्राम एक बार फिर से। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये हमारे पास मिला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है ना, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे हमें क्या मिला, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल आई बराबर एंगल आर हमेशा रहेगा। ठीक है ना,
चलो भाई आगे बढ़े। अब यहाँ पे हम किसकी बात करने वाले बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो भैया दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं, एक को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक को हम बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। थोड़ा सा डेफिनेशन पे जाते हैं, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा इसे। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है, देखिए भाई, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ स्मूथ सरफेस, है ना। तो यहाँ पे पहली कंडीशन है रेगुलर रिफ्लेक्शन की, पहली कंडीशन कि रिफ्लेक्शन मस्ट टेक प्लेस ऑन अ स्मूथ सरफेस। It is reflected in the first medium in one direction. The reflected rays will also be parallel. तो इसका मतलब क्या हुआ, समझाता हूँ मैं। ठीक है, पहली कंडीशन क्या थी रेगुलर रिफ्लेक्शन की, कि हमारे पास जो सरफेस है, सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन मस्ट बी अ स्मूथ सरफेस, फॉर एग्जाम्पल अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के जैसा सरफेस होना चाहिए। ठीक है, अगली कंडीशन ये है कि हम क्या करेंगे, हम जो सेट ऑफ इंसिडेंट रेज है कैसा लेंगे, पैरेलल। ठीक है, क्या करना है हमें, वी हैव टू कंसीडर अ सेट ऑफ पैरेलल इंसिडेंट रे। ठीक है ना, मतलब हमने पैरेलल इंसिडेंट रेज के सेट को इस स्मूथ सरफेस पे फॉल करवाया। ठीक है ना, फॉल होने के बाद क्या होगा, फॉल होने के बाद पहले मैं फाइनल रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। फाइनली हमें क्या मिलेगा, जो सेट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज है वो भी आपस में पैरेलल मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो इसी रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेगुलर रिफ्लेक्शन, जहां पे सेट ऑफ पैरेलल इंसिडेंट रेज के बदले सेट ऑफ पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज आपको मिलती हैं। ठीक है ना, लेकिन दूसरी ओर अब यहाँ पे व्हेन अ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ रफ सरफेस, अगर हम रफ सरफेस पे पैरेलल सेट ऑफ इंसिडेंट रेज फॉल करवाएं तो बदले में हमको जो सेट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज है बच्चों वो पैरेलल नहीं मिलता। इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको ही हम बोलेंगे यहाँ पे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन या फिर इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब जरा मैं इसको एक्सप्लेन करूं, है ना। सो व्हेन आई से रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, पहली कंडीशन क्या थी भाई, पहली कंडीशन थी कि स्मूथ सरफेस होनी चाहिए, तो हमने एक स्मूथ सरफेस बनाई। चलिए भैया स्मूथ सरफेस बन गई। अगली कंडीशन क्या है, अगली कंडीशन ये है कि हमको सेट ऑफ पैरेलल इंसिडेंट रेज लेना है। तो यहाँ पे सपोज मैंने 3 रेज बना दी और मान लेते हैं कि ये तीनों क्या है, ये तीनों रेज आपस में पैरेलल हैं। चलो भाई पैरेलल है, अच्छी बात है। तो इसको मैं बोल देता हूँ कि ये है समथिंग IR1, ये है मेरे पास कुछ IR2 और ये है मेरे पास कुछ IR3। अब भाई रिफ्लेक्शन के रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या बनेंगे बच्चों, नॉर्मल बनेंगे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या बनेंगे, नॉर्मल बनेंगे। तो मुझे यहाँ पे ये 3 पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मिले। अब यहाँ पे भी तीनों नॉर्मल के नाम दे देता हूँ, N1 इसको मैंने नाम दे दिया, N2 इसको नाम दे देता हूँ बच्चों में N3। तो यहाँ पे आप नोटिस करिए, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपने देखा कि क्योंकि इंसिडेंट रेज आपस में पैरेलल थी तो बदले में जो नॉर्मल बने, नॉर्मल भी आपस में क्या बने, पैरेलल बने। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखिए भाई, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेंगे ना वो भी आपस में पैरेलल होंगे। मतलब यहाँ पे जो I1 है, फिर यहाँ पे बनेगा I2 और यहाँ पे बनेगा I3। तो यहाँ पे आपको दिखाई दिया कि I1 किसके बराबर है, I2 के बराबर, और वो I2 किसके बराबर है, I3 के बराबर, हाँ है ना। और पहली कंडीशन क्या देखी थी हमने कि IR1 इज पैरेलल टू IR2 इज पैरेलल टू IR3। ठीक है, तो I1 I2 I3 बराबर मिले। क्यों बराबर मिले, क्योंकि यहाँ पे N1 पैरेलल टू N2 पैरेलल टू N3 था। तीनों नॉर्मल आपस में क्या है, तीनों नॉर्मल आपस में पैरेलल है, तो इंसिडेंट एंगल्स भी हमें क्या मिले, पैरेलल मिले। तो भाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ही यूज करते हुए अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, जितना I1 उतना R1। तो I1 की ही बराबर क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे हमको मिलेगा यहाँ पे R1, और यहाँ पे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा R2, और यहाँ पे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज़ करते हुए लाइन है ना, एक रे बना दो तो यहाँ पे हमको मिलेगा I3 R3, है ना। तो यह हमारी मिली RR1, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे 2 RR2 और ये RR3 रिफ्लेक्टेड रे 3। अब क्योंकि I1 I2 I3 बराबर हैं तो इसलिए हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा R1 बराबर R2 बराबर R3। ठीक है ना। और फाइनली इससे हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि तीनों रिफ्लेक्टेड रे भी आपस में पैरेलल हैं। तीनों ही रिफ्लेक्टेड रे आपस में क्या है बच्चों, पैरेलल है। ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे।
तो पहली चीज़ यहाँ पे क्या थी, रेगुलर रिफ्लेक्शन की। हमने एक स्मूथ सरफेस लिया जो कि एक मस्ट कंडीशन है। जो रेगुलर सरफेसेज होती हैं, जो स्मूथ सरफेस होती हैं, पॉलिश्ड सरफेसेज होती हैं, वही रेगुलर रिफ्लेक्शन कर सकती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या किया हमने, सेट ऑफ पैरेलल रेस को इंसिडेंट किया, बदले में क्या मिला, बदले में जो नॉर्मल मिले, नॉर्मल भी आपस में कैसे हैं बच्चों, पैरेलल। उसके कारण क्या हुआ, तीनों एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बने, इक्वल। उसके कारण क्या हुआ, तीनों एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या बने, इक्वल। ठीक है, इसीलिए हमको जो फाइनल सेट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज मिला वो हमें आपस में कैसा मिला, पैरेलल। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है बच्चों, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे अगर पूछा जाए कि भाई रेगुलर रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशन क्या है, एग्जांपल्स क्या हैं, तो भाई प्लेन मिरर में हमें जो हमारी इमेज दिखाई देती है दैट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, तो अगर पूछा जाए कि रेगुलर रिफ्लेक्शन से क्या होता है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन से इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, सरफेस में ही इमेज अपीयर होने लगेगी, है ना बच्चों, आई बात समझ में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी आपको सरफेसेस होती हैं जिनमें आपको खुद की इमेज दिखाई देने लगे। ठीक है ना, कई बार क्या होता है भाई, घर में जो फर्श होता है, जो टाइल्स होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं, या फिर कोई मेटल का टेबल टॉप है या कोई मेटलिक सरफेस है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, उसमें आपको आपकी ही इमेज दिखाई देने लगेगी, हाँ या ना। ठीक है ना, तो उसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पे कैसा रिफ्लेक्शन हो रहा है, वहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के क्या कारण क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन। क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन in the surface itself, in the surface itself, है ना। फॉर एग्जाम्पल प्लेन मिरर, फॉर एग्जाम्पल प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो किसका एग्जाम्पल है, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है ना भाई, चलो अब यहाँ पे अगला चीज हम समझते हैं, इररेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसका एक और नाम है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इररेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसका एक और नाम है बच्चों डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो पहली कंडीशन क्या है भाई, यहाँ पे पहली कंडीशन यही है कि जो सरफेस है, सरफेस कैसी होनी चाहिए, सरफेस होनी चाहिए रफ सरफेस। तो भाई रफ सरफेस का मतलब क्या है, रफ सरफेस का मतलब होता है अनइवन सरफेस। ठीक है, तो अगर रफ सरफेस होगी तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या करवाएगी, ये डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन करवाएगी। चलो देखते हैं भाई कैसे होगा। तो अब यहाँ पे पहली कंडीशन तो कॉमन है, पहली कंडीशन कॉमन ये है कि आपको क्या करना है, आपको लेना है सेट ऑफ पैरेलल इंसिडेंट रेज। इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, ये वाली कंडीशन अभी भी सेम है। ठीक है ना बच्चों, हमें क्या लेना है, वी हैव टू कंसीडर सेट ऑफ पैरेलल इंसिडेंट रेज। क्या लेना है हमें, सेट ऑफ पैरेलल इंसिडेंट रेज। चलो भाई, तो यहाँ पे सेट ऑफ पैरेलल इंसिडेंट रेज लिया, ये हमको यहाँ पे जो IR1 है, ये जो IR2 है और ये जो IR3 है, ये तीनों आपस में क्या रखना है हमें, पैरेलल। IR1 इज पैरेलल टू IR2 इज पैरेलल टू IR3। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ भैया, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अब यहाँ पे आपको बनाने अगली स्टेप क्या होती है, रिफ्लेक्शन की, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ड्रॉ करना। ठीक है ना, तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कैसे किया जाएगा, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूँ। अगर हमारे पास सरफेस कर्व्ड होती है ना, कैसी सरफेस होती है, अगर हमारे पास कर्व्ड सरफेस होती है, तो कर्व्ड सरफेस पे अगर लाइट रे इंसिडेंट होती है तो सबसे पहले बच्चों उस कर्व्ड सरफेस पे बनाई जाती है टेंजेंट। उस कर्व्ड सरफेस पे सबसे पहले क्या बनाई जाती है, टेंजेंट। टेंजेंट इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द कर्व टचिंग दैट पॉइंट ओनली। उस पॉइंट को टच करते हुए जाने वाली स्ट्रेट लाइन, और किसी पॉइंट को कर्व पे वो टच नहीं कर सकती। फिर उस स्ट्रेट लाइन के जब हम परपेंडिकुलर बनाते हैं ना, टेंजेंट पे जब परपेंडिकुलर बनाया जाता है, दैट बिहेव्स लाइक द नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पे भाई ये जो कर्व्ड सरफेस है, इस पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊँ तो वो टेंजेंट कुछ ऐसे बन रही है, इस पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊँ तो वो टेंजेंट कुछ ऐसे बन रही है, इस पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊँ, इसको यहाँ तक लाएं पहले तो इसकी टेंजेंट कुछ ऐसी बन रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस टेंजेंट को मैं कुछ ऐसा बना देता हूँ, तो यहाँ पे टेंजेंट कुछ ऐसे बन रही है। तो टेंजेंट यहाँ पे आप देख रहे हो, ये तीनों टेंजेंट आपस में पैरेलल नहीं है। तो क्योंकि तीनों टेंजेंट्स आपस में पैरेलल नहीं है, तो इस पे जो नॉर्मल ड्रॉ होंगे,
इस पे जो नॉर्मल ड्रॉ होंगे वो नॉर्मल भी आपस में पैरेलल नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे ये जो n1 है और ये जो n2 है और ये जो n3 है, ये तीनों आपस में पैरेलल नहीं है। तो n1 n2 n3 पैरेलल नहीं है, तो इसलिए जो बनेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे जो बनेगा I1, यहाँ पे बना I2 और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा एंगल I3। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो भाई, आपको क्या मिला कि n1 इज नॉट पैरेलल टू n2, इज नॉट पैरेलल टू n3। तो उसके बदले क्या मिला, उसके बदले में हम ये बोल रहे हैं कि I1 इज नॉट इक्वल टू I2 इज नॉट इक्वल टू I3। भाई ये तीनों एंगल भी आपस में इक्वल नहीं बने। लेकिन अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछते हैं कि क्या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है या वहाँ पे वॉयलेट हो जाता है। उसका बच्चों सीधा सा आंसर है, अगर आप कह रहे हो कि रिफ्लेक्शन हुआ है तो रिफ्लेक्शन वर्ड का ही मतलब यही है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वहाँ पे फॉलो हुआ है। ठीक है, तो एट एवरी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड, इट इज फॉलोड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा पहला जो रे है R1, वो अपने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या कर रहा है, रिफ्लेक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे I1 और R1 तो क्या होंगे, I1 और R1 तो बराबर होंगे। I1 और R1 क्या होंगे बच्चों, I1 और R1 दोनों बराबर होंगे। फिर यहाँ पे N2 पे नॉर्मल पे, यहाँ पे N2 पे, यहाँ पे जो रे बनेगी ये बना मेरा RR2। तो यहाँ पे जो I2 है, I2 किसके बराबर होगा, I2 R2 के बराबर होगा। I2 किसके बराबर होगा, R2 के बराबर होगा। सिमिलरली यहाँ पे जो मेरे पास बनेगा R3, R3 किसके बराबर होगा, R3 बराबर होगा I3 के, तो I3 बराबर R3। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे भाई, यहाँ पे I1 I2 I3 बराबर नहीं है, तो R1 R2 और R3 भी बराबर नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए फाइनली हमें क्या कंक्लूजन मिला, लेकिन ये तीनों तो बराबर है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड हुआ। तो हम क्या बोलेंगे, RR1 इज नॉट इक्वल टू RR2 इज नॉट पैरेलल टू RR3। तो ये तीनों भी आपस में पैरेलल नहीं होंगी और ऐसे रिफ्लेक्शन को ही बच्चों हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलेंगे। जल्दी से इसको नोट करिए। ठीक है ना भाई, एकदम क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये था हमारा डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो कई बार पूछा जाता है कि भाई डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन का क्या एप्लीकेशन है। तो जैसा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमने देखा था, वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे उस सरफेस में ही इमेज बन जा रही थी रेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण। ठीक है ना, तो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन से क्या होता है बच्चों, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के कारण जो सरफेस पे रिफ्लेक्शन हुआ है वो सरफेस खुद ही विजिबल हो जाती है। ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे इसमें, the surface at which diffuse reflection is taking place, the surface itself becomes visible। तो हमारे आसपास बच्चों जो भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, अगर आपको कोई भी चीज़ दिखाई दे रही है, इसका मतलब ही यही है कि उसने लाइट को रिफ्लेक्ट करके आपकी आंखों तक पहुंचाया है। तो वहाँ पे कैसा रिफ्लेक्शन हुआ होगा बच्चों, वहाँ पे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन हुआ होगा। मेरे ऊपर लाइट पड़ रही है, लाइट पड़ के भाई आपके पास आ रही है, मतलब यहाँ पे जो मेरी पूरी बॉडी है वो कैसा रिफ्लेक्शन कर रही है बच्चों, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कर रही है। लेकिन अगर आप प्लेन मिरर के सामने जाओगे, आपको प्लेन मिरर दिखाई नहीं देगा, आपको प्लेन मिरर में सराउंडिंग्स दिखाई देने लगेंगी, आपको आपकी खुद की इमेज दिखाई देने लगेगी। तो बच्चों ये कैसा रिफ्लेक्शन होगा, ये होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो आई होप अब आपको रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्लियर है। चलो भाई कुछ छोटे छोटे सवाल कर लेते हैं ज़रा, तो है ना, रिफ्लेक्शन जो हमने पढ़ा उसी के बेसिस पे छोटे छोटे सवाल। व्हाट वुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ लाइट रे हैविंग जीरो रिफ्लेक्शन एंगल। तो अगर R की वैल्यू जीरो होगी तो I भी तो जीरो ही होगा ना भाई। ठीक है, क्योंकि हमें क्या पता है, बिकॉज वी नो दैट एंगल I इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल R। तो अगर जीरो रिफ्लेक्शन एंगल है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी क्या होगा बच्चों, 0 डिग्री होगा। ठीक है ना, चलो भाई नेक्स्ट हमें क्या पूछा गया है, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द डायग्राम। तो भाई सरफेस से आपको एंगल दिया हुआ है, ये जो मिरर का सरफेस है यहाँ से आपको एंगल दिया हुआ है 35 डिग्री। तो बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये होता है नॉर्मल से बनने वाला एंगल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा बच्चों 90 माइनस 35 डिग्री। ठीक है ना, ठीक है ना भाई। तो 90 माइनस 35 क्या मिल जाएगा हमको, 90 माइनस 35 हमको मिल जाएगा 55 डिग्री। तो क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 55 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा बच्चों, 55 डिग्री होगा। दोनों एंगल्स क्या होंगे, दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे।
तो दोनों आई और आर क्या हो जाएंगे बच्चों 55 डिग्री हो जाएंगे दोनों ही। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है द एंगल एट विच द लाइट रे स्ट्राइक्स द रिफ्रैक्टिव प्लेन सरफेस इज 56 डिग्री, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे एट द सरफेस, एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रेज एंड द रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपसे सारी चीज़ें पूछ ली गई है, लेकिन आपको गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है उस पर ध्यान दीजिए। द एंगल एट विच द लाइट रे स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिव प्लेन सरफेस इज 56 डिग्री। तो प्लेन के साथ आपको बना हुआ एंगल दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि लाइट यहाँ पे प्लेन पे जो स्ट्राइक हुई है, यहाँ पे कितना एंगल बना दिया 56 डिग्री। तो पहली स्टेप क्या होगी, आप बनाएंगे नॉर्मल, तो ये बना दिया आपने नॉर्मल, ये थी आपकी इंसिडेंट रे। अब बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास फिर से हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 90 माइनस 56 डिग्री, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 34 डिग्री, ठीक है। तो 34 डिग्री का हमारे पास क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे ये हमारे पास हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा 34 डिग्री ही हो जाएगा, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो आई आर और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा फिर बदले में बच्चों, यह मिलेगा आर आर। तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे एंड द सरफेस, क्योंकि भाई इंसिडेंट रे ने भी 56 डिग्री बनाया था, तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे भी कितना बनाएगी 56 डिग्री बनाएगी। ये दोनों एंगल्स कितने हो गए हमारे पास, दोनों ही 34 डिग्री हो गया है। द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रेज, यहाँ पे अगर आपसे पूछा गया है इसका मतलब क्या है, इन दोनों रेज के बीच का एंगल आपको निकालना है, ठीक है। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, आई प्लस आर की वैल्यू पूछी गई है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा 34 प्लस 34, आई ना बात समझ में। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 68 डिग्री, है ना। तो ऐसे आपको घुमा फिरा के सवाल पूछ सकते हैं, बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन पे जो क्वेश्चंस आते हैं उनपे बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं होती है। अब क्या पूछा भाई, फिगर शोज एन इंसिडेंट रे AO and the normal on a plane mirror, the angle which the incident ray AO makes with a mirror is 30 डिग्री। तो यहाँ पे भी बच्चों बड़ा आसान सवाल पूछ लिया आपसे, है ना। 30 डिग्री किससे बन रहा है, मिरर से बन रहा है। तो तुरंत हम बता सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा 90 माइनस 30 डिग्री विच इज 60 डिग्री, और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों अगेन 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो भाई बड़ा आसान सवाल था ये। अब यहाँ पे एक दो बातें मैं आपको और बताऊं। यहाँ पे रिफ्लेक्शन में हमें एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि भाई ये नॉर्मल इंसिडेंस का क्या मतलब होता है ना। तो एक टर्म हम लोग सीखते हैं बच्चों, नॉर्मल इंसिडेंस। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके बारे में पूछा जाता है मोस्टली। तो सबसे पहले आसान चीज़, नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो, 0 डिग्री हो, ठीक है ना। व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री, तब हम उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल इंसिडेंस बोलेंगे। तो क्यों बोला गया इसको नॉर्मल इंसिडेंस, अच्छा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हमें ये भी पता चला कि भाई आर भी 0 होगा। तो अगर मैं यहाँ पे प्लेन मिरर की सरफेस ले लूँ, ठीक है ना, और पहले से मैंने चूज कर लिया है मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो भाई यही रहेगा, मुझे इसी पॉइंट पे लाइट को क्या करना है, स्ट्राइक करना है। तो अगर मैं यहाँ पे पहले से नॉर्मल बना लेता हूँ अब, ठीक है ना, नॉर्मल भी मैंने बना लिया। अब आपसे बोला जाए कि भाई लाइट को 0 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट करिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस का डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। तो भाई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, नॉर्मल से बनने वाला एंगल, नॉर्मल से बनने वाला एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री रखना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू सेंड द लाइट अलोंग द नॉर्मल, यू हैव टू सेंड द इंसिडेंट रे और द लाइट अलोंग द नॉर्मल, तब जाके एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रह पाएगा भाई, 0 डिग्री। एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे लाइट क्या होगी, स्ट्राइक होने के बाद बाउंस बैक होगी सेम मीडियम में। तो यहाँ पे हमको रिफ्लेक्टेड रे भी कहाँ पे मिलेगी, सेम पाथ पे बाउंस बैक होती हुई मिलेगी। तो जब आपको ऐसी कंडीशन मिले, उस कंडीशन को बच्चों क्या बोला जाता है, नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस में कई बार यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री बना देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो भाई नॉर्मल इंसिडेंस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री नहीं है, ये जो मैंने 90 डिग्री का सिंबल बनाया, ये मैंने बनाया है इंसिडेंट रे और प्लेन मिरर के बीच का एंगल, ठीक है ना। लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल से बनने वाला एंगल। तो नॉर्मल से बनने वाला एंगल तो कितना है, यहाँ पे 0 डिग्री है। तो इसीलिए रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगी, सेम पाथ पे बाउंस बैक होगी। तो रिफ्लेक्शन का एंगल भी क्या होगा बच्चों, 0 डिग्री ही होगा, ठीक है। लेकिन कई बार आपको ऐसा भी दिया जा सकता है कि सरफेस कैसी है, सरफेस आपकी कर्व्ड है,
है ना, और आपको कर्व्ड सरफेस पे बोला जाए कि नॉर्मल इंसिडेंस करके दिखाइए, है ना। तो कर्व्ड सरफेस पे नॉर्मल इंसिडेंस का तरीका क्या है, फिर से भाई यहाँ पे सपोज करो आपने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस चूज कर लिया, तो ये मैंने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बनाया O1, एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे चूज कर लिया, इसको मैंने नाम दे दिया O2। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जब सरफेस कर्व्ड हो जाती है तो हमें वहाँ पे क्या इमेजिन करना पड़ता है, वी हैव टू इमेजिन अ टेंजेंट। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ टेंजेंट, तो ये मैंने बनाई O1 पे टेंजेंट, एक स्ट्रेट लाइन जो बस उस पॉइंट को पास करते हुए जा रही है। फिर मैंने पॉइंट O2 पे बनाई टेंजेंट, एक स्ट्रेट लाइन जो सिर्फ उस पॉइंट को ही टच करते हुए जा रही है। अगली स्टेप क्या थी बच्चों, अगली स्टेप है यहाँ पे O1 पे मैंने क्या किया, एक नॉर्मल बनाया, इसको मैंने नाम दे दिया N1। अब मैंने यहाँ पे नॉर्मल बनाया मतलब परपेंडिकुलर बनाया टेंजेंट पे, उसको नाम दे दिया N2। अब अगर आपसे बोला जाए कि इन दोनों पॉइंट्स पे नॉर्मल इंसिडेंस करके दिखाइए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे लाइट को नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट करना पड़ेगा, तो ये कहलाएगा नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है ना। नॉर्मल के अलोंग आपने लाइट को इंसिडेंट किया, और इस प्रोसेस में आपको क्या मिलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा 0 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा 0 डिग्री। द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस और द टेंजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, यहाँ पे भी आप ऐसा मान लोगे कि लाइट रे जो है इंसिडेंट रे N2 के अलोंग आई, तो N2 के ही अलोंग क्या होगी, वापस सेंट बैक हो जाएगी। तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है ना भाई। तो दोनों डायग्राम्स ध्यान से देख लीजिए, ये आपका होता है नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है। तो एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, एक और पॉइंट होता है यहाँ पे, जैसे हमने देखा नॉर्मल इंसिडेंस, वैसा ही होता है बच्चों ग्रेजिंग इंसिडेंस, वैसा ही होता है बच्चों ग्रेजिंग इंसिडेंस। तो अब ये ग्रेजिंग इंसिडेंस क्या है, ग्रेजिंग इंसिडेंस मतलब पहले इसका मीनिंग देख लें। वहाँ पे क्या था एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस में 0 डिग्री, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया है 90 डिग्री। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या मिलेगा बच्चों, हमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमको मिलेगा 90 डिग्री। तो अगर मैं एक स्ट्रेट सरफेस बनाऊँ तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मान लो मैंने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसको ही चूज़ कर लिया, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे लाइट को इस तरीके से स्ट्राइक करूँगा कि वो सिर्फ इस पॉइंट पे स्ट्राइक करे और यहाँ पे ऐसे चली जाए, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल बना लेते हैं, तो यहाँ पे आपको जो एंगल दिखाई दे रहा है, दिस एंगल इज अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री, है ना। तो बदले में जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिलेगा वो भी कितना जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री ही जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि लाइट एकदम ऐसे सरफेस के अलॉन्ग ऐसे घिसटते हुए गई, है ना। तो लेकिन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एक ही रहेगा भाई, ऐसा नहीं है कि लाइट हर पॉइंट पे जाके टच हुई है। यहाँ पे फिलहाल हमने क्या माना है कि लाइट बस इस पॉइंट O पे टच हुई 90 डिग्री पे, और क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी। देखने में कैसा लगा, एकदम उसके सरफेस के अलॉन्ग गई, ठीक है ना। कर्व सरफेस में इसको समझना थोड़ा सा आसान है। तो यहाँ पे अगर मेरे पास एक कर्व सरफेस होती, तो कर्व सरफेस पे मैं जो भी पॉइंट चूज करता O, तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे सबसे पहले तो भाई टेंजेंट बना देनी है, तभी तो मैं नॉर्मल बना पाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या बना दी, सबसे पहले टेंजेंट बना दी। तो टेंजेंट पे क्या बना दिया, अब यहाँ पे नॉर्मल। अब आपसे बोला जाए कि लाइट को इस तरीके से इंसिडेंट करिए कि वो क्या करे भाई, 90 डिग्री एंगल बनाए नॉर्मल के साथ। तो यहाँ पे तो भाई बड़ा आसान हो गया ना, कि आपने जो टेंजेंट बनाई है, लाइट रे अगर इसी टेंजेंट के अलॉन्ग आए, लाइट रे अगर इसी टेंजेंट के अलॉन्ग आए, तो यहाँ पे तो बड़ा आसान हो गया ना। ये तो हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। आई ना बात समझ, दिस इज एग्जैक्टली 90 डिग्री, और यहाँ पे भी क्या मिलेगा हमको, एग्जैक्टली 90 डिग्री ही मिलेगा। तो कर्व सरफेस में थोड़ा इसको रियलाइज़ करना आसान है, क्योंकि लाइट क्या होगा भाई, टेंजेंट के अलॉन्ग ही अगर आपने भेज दिया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही आपको क्या मिल जाएंगे बच्चों, 90 डिग्री मिल जाएंगे। सो दैट वाज एंगल ऑफ इंसिडेंस विथ 90 डिग्री केस। तो हमने बोला इसको ग्रेजिंग इंसिडेंस, और उसके पहले हमने देखा था नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है ना। तो आई होप दोनों आपको क्लियर है। तो एक और चीज़ हमने अभी देखा, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊं। हमने देखा कि भाई कई बार आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं दिया जाएगा, आपको सरफेस के साथ बनने वाला एंगल दे देते हैं, ये वाला एंगल दे देते हैं, ठीक है ना। फिर आपसे पूछते हैं कि आई क्या है, फिर आप बोलते हो कि भाई आई क्या है, यहाँ पे 90 माइनस थीटा है। तो ये थीटा कौन है, ये थीटा है बच्चों ग्लांसिंग एंगल। इस थीटा का नाम क्या होता है, ग्लांसिंग एंगल, या एंगल ऑफ ग्लांस, ऐसा भी बोल सकते हो, ग्लांसिंग एंगल या फिर एंगल ऑफ ग्लांस। तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस में आपको इस तरीके का टर्मिनोलॉजी यूज होता है
कैसा यूज़ होता है कि भाई द लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस विथ अ ग्लांसिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्लांसिंग एंगल का मतलब क्या है। ग्लांसिंग एंगल मतलब सरफेस के साथ बनाते हुए, ठीक है ना। तो 90 माइनस थीटा कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, आपको मिल जाएगा वहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे भाई हमने आज देखा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, और ग्लांसिंग एंगल देखा हम लोगों ने, और हमने देखा कि भाई नॉर्मल इंसिडेंस क्या है ना, और हमने देखा ग्रेजिंग इंसिडेंस क्या है। तो बहुत सारे टर्मिनोलॉजी रिफ्लेक्शन में जो भी होता है आज हमने सीख लिया है। तो बच्चों बने रहिए आप लोग अपने फेवरेट चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे। और ये जो हमारा 9-10 चैंपियंस बैच है भाई, उसमें आपको साइंस, मैथ, सोशल सभी कुछ मिल रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको ज़रूर अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाइए कि भाई यहाँ पे बहुत बढ़िया कंटेंट मिल रहा है। और हमारा चैनल आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।